षटकर्म और सूर्य नमस्कार के बाद आसन। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी। चलिए जी, तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आसन से क्या समझते हैं आप? कोई भी एक बताएंगे? आसन मैम से, हाँ बोलिए। मैम मतलब स्थिर सुखम आसन जो महर्षि पतंजलि ने परिभाषा दी है, हम्म। जिस आसन में आपको सुख की और स्थिरता की अनुभूति हो, वो आसन कहलाता है। अच्छा, ठीक है। और कोई? और एक आसन वो भी है मैम जिसमें हम आसन करते बैठते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। तो आसन का मतलब दो तरह से हम लेते हैं। एक है आपका बॉडी पोस्चर, और दूसरा है आप किस पे बैठ के, या मतलब नीचे जो आपने आसन बिछाया हुआ है, जो भी मैट, या पहले के समय में दो तीन चीजों का वर्णन है कि ये आसन कहलाते थे। कोई बताएगा? गीता में है इसका वर्णन। और हमारी, कुशा हाँ बोलिए। कुशा बोलते थे ना मैम। हाँ कुशा, बिल्कुल। मृगछाल। वृक्षाल। और एक और है कुछ? सैल में मुलायम कपड़ा। हाँ, तो जैसे जैसे समय बीता, जैसे पुराने समय में कोई कपड़े नहीं बनते थे ना, उस वक्त जो है, जो नेचुरल चीजें होती थी उन्हीं को पहना जाता था और उन्हीं को आसन की तरह से यूज किया जाता था। तो जैसे कुशा है, तो कुशा मतलब कि घास घास से बना हुआ एक बैठने का एक तरह का कह लें कि बैठने के लिए एक स्थिति बनाने के लिए एक मैट मैम। हाँ। मैट। हाँ मैट बोल लीजिए। तो वो उस समय चौकोर टाइप होता था बैठने के लिए ही। जनरली स्टार्टिंग में बहुत सारे पोस्चर्स और ये सब नहीं थे, धीरे धीरे आए हैं। और उसके बाद में फिर मृगछाल और ये जो कि जानवरों का खाल। और फिर आया कपड़ा, तो फिर आप कोई भी कपड़े का, कंबल का यूज जो है वो करते हैं। तो एक आसन वो हुआ, और दूसरा आसन हो गया आपका बॉडी पोस्चर। ठीक है। तो आसन वैसे जनरली जो लोग समझते हैं वो ये समझते हैं कि भाई ये कोई एक्सरसाइज के पोस्चर्स हैं, या बॉडी बिल्डिंग के लिए हैं, या व्यायाम एक एक्सरसाइज है, और मसल्स बिल्डअप के लिए, जॉइंट्स के लिए ये जो है अच्छी क्रिया है। लेकिन जब हम योग में आते हैं तो योग के, या योग में जो हम पढ़ते हैं उसमें आसन जो है इसका कुछ और बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि योग हम किसको कहते हैं? योग का मतलब है एडिशन, है ना, जोड़ना। किसको जोड़ना? आपके पास क्या क्या चीजें हैं? आपके पास तीन चीजें हैं। एक है आपका शरीर, दूसरा है आपका मन, और तीसरा है जिस जो रूलिंग है, मतलब जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो है आत्मा। तो इन तीनों को जब हम जोड़ दें, या इन तीनों जो चीजें हैं, तीनों जो अ, हमारे पास हैं, इन तीनों का जब योग हो जाए, जब वो एक ही चीज में लीन हो जाए, उसको हम कहते हैं योग। और यही उसका जो है उद्देश्य है कि तीनों का एकाकार, मतलब जो द्वैत भाव है जड़ और चेतन का, उसको एक ही में मिला देना, परम तत्व में मिला देना, ये जो है योग का उद्देश्य है। तो अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये बहुत आसान नहीं है, और एकदम इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो इसके लिए कुछ स्टेजेस हैं, तो उसमें एक स्टेज आती है आसन की। ठीक है। तो आसन जो है वो शरीर की वो स्थिति है जिसमें आप अपने शरीर को, मन को शांत, स्थिर और सुख से रख सकें। ये तीनों वर्ड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो शांत, मतलब आप ये नहीं है कि बैठ गए हैं थोड़ी देर और थोड़ी सी देर के बाद में आप इधर डुल रहे हैं, इधर डुल रहे हैं, कभी आंख खोल रहे हैं,
है ना, कभी उस तरफ ध्यान जा रहा है, कभी उधर, कभी आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है जिस भी पोस्चर में आप बैठे हुए हैं, तो वो नहीं, एक शांत, मतलब मन भी शांत होना चाहिए, शरीर जो है, फिजिकल जो बॉडी है आपकी, वो स्थिर होनी चाहिए, और शरीर भी स्थिर हो, शांत हो, और मन भी शांत हो, और इन दोनों जो चीजें हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, वो एफर्टलेस हो, तभी आपको सुख की अनुभूति होती है। तो ये 3 चीजें जो हैं यदि किसी पोस्चर में आपको मिलती हैं तो उसको आसन कहा गया। और सबसे सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है, जो इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करती है, वो है महर्षि पतंजलि रचित योग सूत्र में जो है, स्थिरम सुखम आसनम, जिससे स्थिरता मिले, सुख मिले, वही जो है आसन कहलाएगा। और आसन क्यों जरूरी है? आसन इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आप योग के अभ्यास में हैं तो एकदम से आप ये जो योग है, मतलब शरीर, मन और आत्मा को एकाकार करना इतना इजी नहीं है। उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप इस लायक बनते हैं कि आप मतलब योग उद्देश्य है एकाकार, द्वैत भाव को हटाना, है ना, अद्वैतवाद जिसे हम कहते हैं, वो हमें मिल सकता है। तो इसीलिए ध्यान के लिए बेसिकली आसन जो है, वर्ड जो है वो यूज में आया, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसके वेरिएशंस भी आए, और इसके जो लाभ हैं वो भी और अच्छी तरह से पता चलने लगे, कि सिर्फ क्योंकि योग का जो फाइनल स्टेज है वो आप कब प्राप्त कर सकते हैं? जब आप शरीर से स्वस्थ हों, मन से स्वस्थ हों, तभी आप तीसरे जो फॉर्म है आत्मा, उसको आप समझ सकेंगे। तो स्वास्थ्य लाभ और उपचार के लिए तो इसका किया ही जाता है, लेकिन यदि योग की भाषा में देखें तो योग मतलब ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए इसका जो है आसन जो है, एक पोस्चर जो है बॉडी का, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसके जो 3 लाभ हैं वो ये हैं कि शारीरिक लाभ होता है। शारीरिक लाभ क्या होता है इससे? कि जो आपके सारा जो सिस्टम है आपका, अंदर जो भी जहाँ प्राण फ्लो करते हैं, है ना, जो आपका कार्य प्रणाली जो अंदर चल रही है, और जो बाहर जो आपका शरीर है जो कि बाहरी वातावरण के संपर्क में है, वो सारी ही चीजें जो है नियंत्रित और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आसन है वो किया जाता है। शारीरिक बेनिफिट इसके बहुत ज्यादा है, आपका नर्वस सिस्टम, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, है ना, और आपका एंडोक्राइनल सिस्टम, क्योंकि जो सारी जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं, वो आपके जो बेस्ड होते हैं, वो ग्लैंड्स के सीक्रेशन को गवर्न करती हैं वो सब चीजें, और ग्लैंड के सीक्रेशन से के अकॉर्डिंग आपके थॉट्स आते हैं। तो ये म्यूचुअल रेसिप्रोकल एक तरह से रिलेशन है दोनों का। तो इसलिए शारीरिक स्थिति जो है, शारीरिक जो लाभ है इसके, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा आपका शरीर यदि स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ होगा। कहते हैं ना, स्वस्थ मन जो है स्वस्थ शरीर में निवास करता है। तो इसलिए इसके शारीरिक लाभ हैं, और ये जो साथ साथ में इसके मानसिक भी जो है लाभ हमको मिलते हैं। तो मांसपेशियों पे इसका असर होता है, आपका जो बोन्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, है ना, जो आपके कहना चाहिए जो जॉइंट्स के बीच में जो 2 बोन्स का जो रिलेशन होता है कार्टिलेज के थ्रू, है ना, किस तरह से वो मूव करते हैं, नहीं करते हैं, वो सब पे। उसके अलावा नर्वस सिस्टम पे, आपके ग्रंथि प्रणाली पे, आपके रेस्पिरेशन पे, आपके एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है उस पे, सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पे। तो इन सारे ही चीजों को गवर्न करता है, एक अच्छा उसकी कार्य प्रणाली को ठीक करता है, उसमें आसन का जो ज्यादा योगदान है। इसके अलावा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसका बैलेंस करना, है ना, क्योंकि यदि कोई आप आसन करते हैं तो उसमें आपका मन की स्थिरता भी जरूरी है, मन का शांत होना जरूरी है। अदरवाइज आप
आपको वो स्टेबिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक मतलब कि जो आपकी मोटर नर्व्स हैं और जो आपकी सेंसरी नर्व्स हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है इससे हमें मिलता है। और उसी तरह से मानसिक मतलब मन को भी शक्तिशाली बनाता है। आपका एक बहुत अच्छा सूत्र जो है वो है महर्षि पतंजलि ने दिया है कि आसनों की सिद्धि के क्या लक्षण होते हैं, है ना। तो उसमें एक चीज उन्होंने कही, किसी को याद है वो सूत्र? मैम सत दीर्घकाल वाला क्या मैम? हाँ नहीं, वो तो अभ्यास है, मतलब वो तो आपको करना पड़ेगा। किसी भी आसन में स्थिरता आपको एकदम से नहीं मिलेगी। तो इसीलिए दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ में और सत्कार मतलब कि उसके प्रति श्रद्धा के साथ यदि आप कोई काम करते हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको अभ्यास बोला गया है और तभी वो फलीभूत होता है। नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ कि आसन यदि सिद्ध हो जाए तो आपको कैसे पता चलता है कि हाँ आसन की सिद्धि के क्या लक्षण होते हैं? ततो द्वंद्वानभिघातः। हाँ, ततो द्वंद्वान अभिघातः मतलब द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति आती है। आप ये नहीं देखेंगे कि गर्मी है, सर्दी है, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, है ना। इन सब पे का जो है आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ इसका कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में जो दुविधाएं या समस्याएं आ रही हैं या जो भी चीजें हैं उनको डील करने में आप स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आसनों से ये भी चीज जो है वो दृढ़ होती है। और आध्यात्मिक, मैंने कहा कि आध्यात्मिक तो परम लक्ष्य है, तो ये तो होना ही है। ये तो मतलब लास्ट वो है कि जो भी आप योग करते हैं, जो लास्ट है आपका वो है राजयोग। मतलब कि आध्यात्म कहना चाहिए, जो द्वैतवाद हम कहते हैं वो खत्म करना, आत्मा परमात्मा का मिलन करना, शरीर मन आत्मा एक हो जाए, एक ही उसमें कोई डिफरेंस महसूस ना हो आपको, तो वो आध्यात्म है। तो उसके लिए जो अंग हैं बाकी के, उसमें आसन का अंग जो है वो पहला है। इसका मतलब वन ऑफ द फर्स्ट जो अंग लिम्ब कहना चाहिए। कितने भी योग आपने पढ़े होंगे उसमें आसन जो है वो पहले आता है। उसके बाद में फिर बाकी सारी चीजें होती हैं, प्राणायाम, उसके बाद में फिर प्रत्याहार और फिर धारणा और फिर ध्यान और समाधि। तो इस तरह से इसके जो है वो लाभ हैं। और इन्हीं लाभों की वजह से जो है आधुनिक समय में भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आधुनिक समय में हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो एकदम से प्योर नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें तकलीफ देने वाली हैं, जिसके लिए कि हमारा शरीर का जो सिस्टम है वो बना नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे रोग जो हैं वो मतलब पैदा होते हैं और हमको उनका सामना करना पड़ता है ना। और इसके अलावा भी जैसे जो कुछ डिसीज, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी पहले जो एक एज के बाद ही शुरू होती थी, लेकिन अब वो बहुत अर्ली स्टेजेस में उनके जो लक्षण हैं वो दिखने लग जाते हैं, है ना। और इन सब से जो है छुटकारा पाने के लिए आज के समय में भी योग या आसन का उपयोग मतलब इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है। और इसका इतिहास तो आपने पढ़ा होगा, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये आपका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या उसमें आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। अब हम आ जाते हैं वर्गीकरण पे। तो इस बुक में अलग तरह से वर्गीकरण है। तो मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप लिख लेंगे कि पहले जो किया गया, मतलब ये वर्गीकरण किसी शास्त्रों में नहीं है। ये बाद के जो योगा इंस्टीट्यूट शुरू हुए तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये वर्गीकरण है। और प्रैक्टिकल योगा में आपको यही चीज जो है वो याद रखनी है। तो पहले जो था उसमें
एक तो ये है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से उसका वर्गीकरण करते हैं, जैसे स्टैंडिंग, सिटिंग और इस तरह से। लेकिन उसके पहले जो वर्गीकरण है वो 3 तरह से हुआ है। एक योगा इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि 2 हैं सिर्फ, एक डायनामिक है और एक मेडिटेटिव है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो मेडिटेटिव पोस्चर से ही हुई है। बाद में फिर जो है ये कल्चरल या हम कहते हैं आसन्स जो हैं वो आए हैं। तो जो ब्रॉड और जो सही डेफिनेशन के हिसाब से या आज के हिसाब से 3 टाइप्स के आसन होते हैं। उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है जो है ध्यानात्मक, मतलब मेडिटेटिव आसन। और जो सेकंड है वो है कल्चरल या डायनामिक आसन, जिसको कहते हैं शरीर संवर्धनात्मक आसन। और जो तीसरे है वो है शिथिल आसन, मतलब रिलैक्सेटिव जो पोस्चर्स हैं वो। तो अब इसमें आप मुझे बताएंगे, जिसको भी जो भी समझ आता है, कि ध्यानात्मक आसन में आप किस किस को ले सकते हैं। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, पद्मासन। शवासन। बिल्कुल सही। ये जो पहले हमने पढ़े होंगे, मतलब योग मुद्रा। योग निद्रा आसन में नहीं आएगा, ये रिलैक्सेटिव। हाँ, वज्रासन भी आएगा मैम, वज्रासन। हाँ वज्रासन भी आएगा। वज्रासन भी जो है वो ध्यानात्मक पोज में या मेडिटेटिव पोस्चर में आएगा। और बदकोनासन आ सकता है इसमें। बदकोनासन को एकदम स्थिरता के साथ अगर हम बैठ जाए। बदकोनासन वैसे जनरली पब्लिक जो है वो देखो, ये जो है ना, ये कुछ ऋषि संत ये सब आसनों में लंबे समय तक रहते थे, लेकिन भद्रासन ले सकते हैं क्या मैम? हाँ जी, मैम उसको भद्रासन ही बोला है, हाथ से पकड़ना नहीं है, सिर्फ भद्रासन। हाँ भद्रासन है, बिल्कुल है, मेडिटेटिव पोस्चर है भद्रासन। तो जो है ये वाले आसन आएंगे। और कल्चरल या डायनामिक पोस्चर्स को तो आप आराम से बता सकेंगे। हिंदी क्या है डायनामिक में? मैंने समझ में आ रहा हमें। शरीर संवर्धनात्मक आसन, बैलेंसिंग पोज, सारे आ जाएंगे इसमें, जो भी आप पोस्चर लगाते हैं, है ना। मैम नटराज आसन हो जाएगा मैम। हाँ त्रिकोणासन। हाँ एक पास। हाँ बिल्कुल आएगा। बैलेंसिंग सारे पोस्चर्स आएंगे, जिसमें ट्विस्टिंग होती है वो आएंगे। स्टैंडिंग के जो पोस्चर्स हैं वो आएंगे, यानी मैक्सिमम जो आसन है वो इसमें आएंगे। और जो गरुड़ आसन। हाँ हाँ बिल्कुल। और जो थर्ड आसन है, जिसको कि शिथिल आसन बोला गया, रिलैक्सेटिव पोस्चर्स, उसमें कौन कौन से आएंगे? शवासन, मकरासन, मकरासन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समान दंडासन, समान दंडासन। हाँ शिथिल दंडासन बोलते हैं, जो बैठ के हम कर सकते हैं ना। हाँ ये सारे शिथिल दंडासन। हाँ, तो ये जो पोस्चर्स हैं, मतलब आपको समझ आ गया कि किस तरह से जो है वो इसका 3 पार्ट में जो है वो। और यदि क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि कौन सा आसन किस डिवीजन में आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको पोस्चर्स वाले जो स्टैंडिंग आसन हैं वो हम कर लेते हैं आज। तीनों डिवीजन का नाम बता देंगे मैम एक बार? हाँ बिल्कुल, लिख लीजिए। फर्स्ट जो है वो ध्यानात्मक, इसको मेडिटेटिव आसन्स बोला है। जी मैम। सेकेंड जो है वो है शरीर संवर्धनात्मक, जिसको कि कल्चरल या डायनामिक पोस्चर बोला है। मैम कन्वेंशनल भी सीखी। हाँ ये। और शिथिल कारक जो है रिलैक्सेटिव पोस्चर्स या रिलैक्सेटिव आसन्स, ये तीसरा है। ओके मैम। अब हम पोस्चर के हिसाब से उसके बेनिफिट्स और उस कैसे करेंगे और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, ये हम देख लेते हैं। स्लाइड दिख रही है आपको? हाँ जी। यस मैम। ठीक है, तो इसमें जो पहले पोस्चर बताया है, ये शंख प्रक्षालन में जो हमने 5 आसन देखे थे,
उसके पोस्चर्स हैं, तो ये आप देख लीजिए। ताड़ासन है, ये तिर्यक ताड़ासन है, ये कटी चक्रासन है, ये तिर्यक भुजंग। स्लाइड को थोड़ा सा आपने स्टिल हो रखी है स्लाइड, तो पिक्चर नहीं आ रही उंगली है मैम मुझे आसमान का नहीं बर्गीन दिख रंग रहा है दिखाई बस। दे रहा है। शायद। नहीं दिख रहा है। नहीं सिर्फ नहीं आसमान का मैम बर्गीन रंग टाइगर का दिखाई दे रहा है। आंचलों का वर्गीकरण वही दिख रहा है बस। अच्छा ठीक है, मैं स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करती हूँ। अब दिख रहा है। जी मैम। हाँ जी। मैम ये पवन जी मैम, जी मुक्तासन मैम। सीरीज क्या है? पवन मुक्तासन सीरीज पवन मुक्तासन सीरीज जो है ये प्रियंक हाँ, प्रियंक प्राणायाम। प्रियंक भुजंगासन। नहीं, आप दो अलग अलग। प्रियंक भुजंगासन है और अपना कुछ नहीं, वो कुछ और पूछ रही हैं, वो पवन मुक्तासन सीरीज पूछ रही हैं। मैम उसका स्टेप होता है ना, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, वेरिएशन अलग अलग आ गया है, वो पूछ रहे हैं हाँ शायद। हाँ, उस वो हाँ जो जी, अ, लाइव सीरीज में है हमारे कोर्स। हाँ हाँ, जो प्राणायाम मुद्रा बंद वाली जो बुक है, ये उसमें है। तो उसमें उन्होंने अलग तरह से जो है वो डिवीजन किया है। पवन मुक्तासन 1 में उन्होंने लूजनिंग प्रैक्टिसेस रखी हैं, सेकंड में अलग तरह के आसन रखे हैं, और थर्ड में थोड़े और जो हैं वो वाले आसन रखे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से हम नहीं अभी करेंगे, हम अपने सिलेबस के हिसाब से करेंगे। पर वो भी आपको देखना है तो आप उस बुक में आप देख सकते हो कि कौन से ग्रुप को, कौन से आसन्स को उन्होंने ग्रुप ए में, 2 में और 3 में रखा है। ठीक है, तो ये 5 आसन आपको याद रखने हैं, है ना। शंख प्रक्षालन में कौन कौन से 5 आसन हैं और इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। ठीक है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदरासन। हाँ ठीक है, ये जल नीति हमने देख लिया था, कपात कर्म, कपालभाति, व्युत कर्म, ये सब हमने देख लिया था। त्राटक ये देख लिया था। सूर्य नमस्कार के पोस्चर्स भी हम देख लेंगे जो कल डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें जो है ना वो बिहार स्कूल ऑफ योग की जो सीरीज हैं उनको फॉलो किया गया है। तो फर्स्ट आसन हमने देखा था नमस्कार आसन, फिर हस्तोत्तान, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन और अष्टांग नमस्कार, और फिर ये रिपीटिशन है, सॉरी ये भुजंग आसन, और उसके बाद में जो है वो रिपीटिशन है पर्वत, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और नमस्कार आसन। इसमें लेग्स का मैंने आपको बताया था कि ये आप कोई भी लेग को पीछे ले जा सकते हो, दूसरे उसमें आपको दूसरा ले जाना है। इट डजेंट मैटर कि कौन सा पहले जा रहा है बाद में जा रहा है। द थिंग इज कि दोनों ही लेग्स को एक बार और फिर उसको दूसरी बार जो है आपको वही चीज को रिपीट करना है, ताकि दोनों लेग्स की स्ट्रेचिंग जो है वो हो जाए। चलिए, जो फर्स्ट आसन है वो है हमारा अर्ध कटी चक्रासन। तो अर्ध कटी चक्रासन हम कैसे करेंगे? अर्ध का मतलब होता है आधा, कटी का मतलब होता है कमर, और चक्र का मतलब होता है कि थोड़ा सा घुमाना उसको, है ना, थोड़ा सा बेंड करना। तो सारे ही आसन जो स्टैंडिंग आसन है, मोस्टली सारे आसन जो है वो समस्थिति से शुरू होते हैं। समस्थिति की मतलब क्या है कि आप प्रिपेयर हो जाइए, सावधान मुद्रा में आ जाइए कि अब आपको अपने पोस्चर को चेंज करना है उस पर्टिकुलर आसन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब डिपेंड करता है, कुछ जो कहते हैं कि जो प्रैक्टिशनर हैं वो दोनों लेग्स के बीच में डिस्टेंस नहीं रखते हैं, तो मतलब कि 1 आध इंच 1-2 इंच का शायद फर्क होता है। लेकिन जो प्रैक्टिशनर नहीं है वो थोड़ा सा गैप जो है, कुछ उंगलियों का गैप जो है दोनों टोस के बीच में रख सकते हैं। और फिर क्या करना है, श्वास भरते हुए जो है अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे जो है, लेफ्ट साइड की ओर। हाँ 1 मिनट, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। हाँ यस ठीक है। मैम।
हाँ, तो सेंटर पोजीशन में क्या करना है, आपको इनहेल करना है और एक हाथ को ऊपर ले जाकर श्वास भरते हुए आपको ऊपर ले जाना है, एक्सटेंड करना है और फिर छोड़ते हुए जो है आपको एक साइड, यदि आप राइट से शुरू कर रहे हैं, राइट हैंड आपका ऊपर है, तो आपको लेफ्ट साइड जो है वो पूरा बेंड करना है। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो अपर आर्म है, जो ऊपर आर्म है, उसका जो एल्बो है वो पूरा सीधा रहे, पूरा हाथ जो है, पूरी बाह जो है वो सीधी रहे। और ये जो हाथ है जो आपने लेग पे रखा हुआ है, इस पे वेट नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये हल्का रहना चाहिए, मतलब आप इसको हटा भी दें तो कोई आपके पोस्चर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपने यहाँ पे वेट रखा तो जो जो इफेक्ट यहाँ पे आना चाहिए जिसके लिए आसन है वो फिर ठीक से प्रेशर उस पे नहीं पड़ेगा। और फिर दोबारा जो करना है वो अपोजिट साइड में कर लेना है, यही चीज। तो इसमें किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो प्रेगनेंसी के दौरान या हर्निया जिसको है ना, वो वाले लोग ना करें। और यदि एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या आपके इसमें बहुत ज़्यादा पेन है, कटी मतलब कि आपकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है आपको, तो ये आसन जो है वो नहीं करना चाहिए। लाभ क्या क्या है इसके, क्योंकि सीधा सीधा कटी का मतलब है कमर पे जाता है, तो कमर का जो फैट है और साथ साथ एब्डोमिनल रीजन का जो भी पूरा घेरे में जो भी फैट है या जो भी एक्स्ट्रा चर्बी है वो जो है वो कम होती है। अब क्योंकि एब्डोमिनल रीजन पे भी इसका फर्क आता है, तो कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी इस पे फर्क आएगा। फिर एब्डोमिनल रीजन के और कौन से ऑर्गन्स हैं, तो वहाँ पे दूसरी ग्लैंड्स भी हैं, है ना, किडनी भी इससे अफेक्ट होगा, उसके अलावा स्प्लीन अफेक्ट होगा, उसके अलावा जो है, हाँ, इसके अलावा जो पैनक्रियास ग्लैंड है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस पे फर्क पड़ता है। तो डायबिटीज जिनको है उनके लिए भी ये अच्छा है, ठीक है। और सारे ही आसन जो है तनाव और चिंता जो है मुक्त करने वाले होते हैं। और साथ साथ में कमर, गर्दन और पीठ, इनकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती है, इनको एक मजबूती मिलती है। और सारे ही आसनों पे आप लिख सकते हैं वैसे तो। फ्रोजन शोल्डर की समस्या को भी दूर करेगा मैम, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर के ऐसा हो रहा है सर मैम। हाँ हाँ बिल्कुल, जहाँ पर भी आर्म्स का मूवमेंट है, अप एंड डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वहाँ पे फ्रोजन शोल्डर पे भी इफेक्ट जो है वो आएगा। दूसरा जो आसन है वो है आपका। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, ये जो हाँ कटी चक्र आसन है ना, एक शायद ये उसका वेरिएशन होता होगा जिसमें पैरों को खोलते हैं, हाथों को खोलते हैं, पीछे की साइड टर्न होते हैं, तो वो हाँ, उसका वेरिएशन होता है ना कटी चक्र आसन का, उसको भी। वो वेरिएशन है, इसके 2-3 वेरिएशंस हैं अच्छा इसमें। ओके। हाँ, इसमें जो आप, मेन है मैम, कहने का मतलब वो ये वाला है, ऐसा है? ये वाला है मतलब जो आपने ये पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, और एक जो दूसरा होता है हाँ जिसमें हम ये पीछे मैं, को बैक को टर्न करते हैं। हाँ हाँ, ये मैं उसी को डिस्क्राइब कर रही हूँ। लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो भी है कि दोनों हाथों को सामने रखा आपने, और पीछे पैरलेल को किया, हाँ। और हाँ फिर जी, धीरे धीरे आपको अपर बॉडी जो है वो पीछे की राइट मैम। तरफ हाँ आर्म्स के जी। साथ ले जाना है। और जिस तरफ आप टर्न कर रहे हो ना, वो हाँ जी। आर्म हाँ फ्री जी। रहेगी और राइट जो मैम। दूसरी है वो थोड़ा मुड़ेगी, ठीक राइट है। मैम। हाँ तो जी, वही बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ये भी एक वेरिएशन है। दूसरा तीसरा वेरिएशन ये है कि आप जो अपने पाम को अपोजिट शोल्डर पे रखते हैं और जो दूसरा आर्म है उसको पीछे से आप रोल कर लेते हैं अपने साइड, और फिर जिस शोल्डर पे आपने हाथ रखा है, अपोजिट पाम रखा है, उसी तरफ यदि कि आपने लेफ्ट साइड में पाम रखा है, तो आपको लेफ्ट साइड अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है और फिर अपोजिट हैंड अपोजिट शोल्डर पे रख के फिर आपको राइट साइड में ट्विस्ट करना है। तो ये भी इसका एक वेरिएशन है, लेकिन फायदे जो हैं वो सेम रहेंगे। सेम है, राइट मैम। जो मैम संघ प्रचालन में तीसरा नंबर पे आते हैं वो भी हाँ यही है ना? हाँ, वो भी है, वही मैंने अभी बताया आपको। और फिर है पादहस्तासन। तो पादहस्तासन में क्या करना है, वही समस्थिति में आपने खड़े हो जाना है और जो है पूरा जो प्रेशर है आपका, जो पूरा ध्यान है वो आपके एब्डोमिनल रीजन पे होना चाहिए इसमें। तो पूरा जो अपर बॉडी है उसको आप खींचेंगे, पूरे हाथ दोनों ऊपर करके, और धीरे धीरे पैल्विक से आपको
बैंड होना है, नीचे एक्सेल करते हुए बैंड होना है। और ध्यान क्या रखना है कि आपका जो स्पाइन है और आपका जो सर्वाइकल नेक रीजन है वो पूरा स्ट्रेट रहे फाइनल पोस्चर तक। जब आपको ऐसा लगे आपका जो चेस्ट है, आपका जो एब्डोमेन है वो आपके थाइस से टच हो और आप जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएं, तब आपको अपना जो हेड है वो आपके शिन बोन पे लगाना है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल पोस्चर है। तो ये इसको हम बोलेंगे पादहस्त आसन, जो हम करते हैं सूर्य नमस्कार करते समय। ठीक है, अब इसको इसमें भी हर आसन में एक चीज हमेशा बोली जाती है कि यथाशक्ति करना है, बहुत जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, कोई भी प्रैक्टिस हो, क्योंकि जल्दी का काम है ही नहीं योग। योग जो है बहुत सोच समझ के, मेंटली प्रिपेयर होके, फिजिकली प्रिपेयर होके, फिर आपको कोई भी इसका अंग हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, वो आपको करना चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप हल्की फुल्की ब्रीदिंग कर लीजिए और बस हो गया। लेकिन यदि आप कोई आसन कर रहे हैं और करवा रहे हैं तो उसको बड़े ध्यान से आपको करना है, क्योंकि आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि अच्छी तरह से यदि आप करते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलता है। लेकिन यदि गलत तरह से करते हैं, गलत मसल, गलत जगह पे दबाव या गलत तरीके से मोल्ड या ट्विस्टिंग हो जाती है तो उसके जो है फायदे की बजाय नुकसान होता है। ठीक है, तो इसके यही इसके जो है वो प्रिकॉशंस हैं कि, और क्योंकि ये किस चीज का आसन है, ये आपके वेस्ट को और आपके एब्डोमिनल रीजन को, स्पाइन को, इस सब पोर्शन को, यानी कि अपर बॉडी को फोकस करता है। हालांकि इस यदि आप स्ट्रेट और बहुत अच्छे से करें तो ये पूरी बॉडी के लिए है। काफ मसल्स जो है, पीछे की पूरी हैमस्ट्रिंग, वो भी पूरी स्ट्रेच होती हैं और बहुत अच्छे से उसकी टोनिंग होती है। तो लेकिन इसमें फिर से क्या ध्यान रखा है कि जिस किसी भी आसन में जिस ऑर्गन के लिए, जिस पोर्शन के लिए वो यूजफुल है, उसी पोर्शन में, उसी ऑर्गन में यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको पेट में कुछ तरह का दिक्कत है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई चोट लगी है ना, कोई सर्जरी हुई है, या बहुत ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो, दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, हाई और लो दोनों में इस आसन को जो है वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपका डॉक्टर या जो भी योग प्रशिक्षक है आपकी कंडीशन को देख के करवाते हैं तो बहुत ही ध्यान से, सावधानी से वो चीज जो है वो आपको करनी चाहिए। और मेंसेस ड्यूरेशन में या प्रेगनेंसी में ये आसन नहीं करना चाहिए। और इसको आप जितना अच्छे से करेंगे, जितनी बार आप करेंगे, तो जो एब्डोमिनल रीजन में जो फैट है वो कम होगा। ठीक है, और जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि इससे स्पाइन स्ट्रेट होता है तो उसमें भी एक जो है स्ट्रेंथनिंग मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बनती है। और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इसमें आपका हेड की तरफ जो है वो जाता है, तो इस केस में आंखों पे भी इसका फर्क पड़ता है, हेड पे भी जो है फर्क पड़ता है। अनिद्रा जो यदि किसी को है तो वो दूर होती है। ठीक है, तीसरा जो आसन है वो हम देख लेते हैं, ये है अर्ध चक्रासन। ठीक है, अर्ध चक्रासन में हम किस तरह से खड़े होने का जो है वही तरीका है। यदि आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप दोनों पैर को पास पास रखेंगे, यदि आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा गैप रखेंगे, सो दैट कि जो है बॉडी को एक स्टेबिलिटी मिले, बैलेंस मिले। अब अर्ध का मतलब होता है आधा, तो आपको चक्र मतलब कि जो पहिया है वो आधा जो है वो पोर्शन आपका, आपको बॉडी जो है वो आधा पहिए की तरह, यानी सेमी सर्कुलर फॉर्म में जो है वो आएगी, इसलिए इसको बोला गया है अर्ध चक्रासन। ठीक है, दोनों हाथों को जो है आपको कमर पर रखना है। अब कमर पे कैसे रखना है आप इसको देखिए, तो श्वास भरते हुए जनरली ये कहते हैं कि जो थंब है वो इनसाइड होना चाहिए और फिंगर आउटसाइड, है ना, इस तरह से आपको रखना है। और ये एल्बोज जो हैं ये पूरी तरह से स्ट्रेच करनी है पीछे, और चेस्ट को अप करना है। उसके बाद में इनहेल करते हुए आपको सावधानी के साथ पीछे की तरफ जो है वो बेंड होना है।
ये ध्यान में रखना है जब भी आप आसन करते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो कौन सा फॉलो करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलती है आपको उस पोस्चर में जाने के लिए। तो थोड़ी देर आपको वहाँ पे रुकना है और फिर जो है उसको वापस आ जाना है। इसको आप रिपीट करेंगे 4 से 5 बार 6 बार तक, और होल्डिंग जो है वो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही होगी। और सारे ही आसन अभी तक जो बताए हैं वो खाली पेट ही आपने करने हैं। जनरली योगाभ्यास के लिए ब्रह्म मुहूर्त जो है यानी कि बिफोर सनराइज या ड्यूरिंग सनराइज जो है वो, क्योंकि थोड़ी सी देर में तो नहीं होता है, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करते हैं और उसके बाद में आप करते रहते हैं प्रैक्टिस 1 घंटा 1.5 घंटे तक, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब इसको भी जो है हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं करें, और जिसको भी पेट की प्रॉब्लम है ना, या फिर हर्निया है, या फिर इस रीजन में पेट में, कमर में, गर्दन में या स्पाइन में कहीं कोई इंजरी है, तो आप इसको नहीं करेंगे। इसमें भी जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके हेड की तरफ जाता है, ब्रेन की तरफ जाता है, तो इससे भी मन शांत होता है और तनाव रहित होता है, और जो स्पाइन है वो बहुत फ्लेक्सिबल बनता है। हाथ और जो कमर है, देखिए आप ये जो एल्बो है और जो आपका शोल्डर है, ये जो मसल्स हैं ये स्ट्रांग होती हैं, और ये जो पूरा देखिए चेस्ट ओपन होता है। इसके अलावा एब्डोमिनल पूरा एरिया जो है फ्रंट वाला, ये पूरा स्ट्रेच होता है। तो इसलिए ये पीठ, कमर और पेट सबके लिए जो है सुडोल और आकृति के लिए प्रॉपर उसके ऑर्गन्स के मसाज के लिए बहुत बहुत अच्छा आसन है। लंग कैपेसिटी भी इससे बढ़ती है, और जो आलस्य, अनिद्रा और अति निद्रा की जो बीमारी है जो कि आंखों और ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये सब भी इससे दूर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आसन पे चलते हैं। ये है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन क्यों है? क्योंकि इससे जो है ट्रायंगल का जो पोज है, आपका जो बॉडी का जो पोस्चर है वो त्रिकोण की तरह, 3 कोणों की तरह जो है ये होता है। तो स्टार्ट हम वैसे ही करते हैं, दोनों पैर को मिलाकर सीधे खड़े होकर के अलर्ट पोजीशन में आना, और उसके बाद में जो है फिर आपको 2.5 फीट या 3 फीट जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उतना आपको डिस्टेंस रखना है दोनों पैरों के बीच में। और उसके बाद में आप जिस तरफ भी जाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप राइट हैंड की तरफ बैंड हो रहे हैं, तो राइट टो को आपको बाहर रखेंगे, हील को अंदर की तरफ रखेंगे, ये इस तरह से। हील जो है वो इनसाइड और टोज जो है वो आउटसाइड, और ये जो है एक लाइन में होना चाहिए, जो आर्च है वो और आपका हील ये एक लाइन में होना चाहिए। इसके बाद में आपको दोनों हाथों को अपने शोल्डर के अलाइन करना है, और उसके बाद में पाम्स जो हैं वो फेसिंग फ्रंट होंगे। ये जो पाम्स हैं आप देख रहे हो ये सामने की तरफ होंगे, और फिर धीरे धीरे आपको सांस पहले सेंटर पोजीशन पे ले लेना है। एक्सेल करते हुए फिर आपको बेंड होना है। कहाँ से बेंड होना है? पेल्विक रीजन से। और कोशिश ये करनी है कि जो आपका पेल्विक रीजन है वो स्टेबल रहे, मतलब वो यहाँ की इस तरफ जो है लेफ्ट साइड में ना आए, और आपके जो नीज हैं ये बेंड नहीं हो, और आपकी जो पोजीशन है आर्म्स की वो पूरी सीधी होनी चाहिए। आर्म्स की पोजीशन, इसको पहले झुका लेना है ना, ये कहीं और जा रहा है ऐसा नहीं। जो आप पोस्चर आपने स्टैंडिंग में बनाया था आर्म्स का बॉडी के साथ, जो एंगल था है ना, पूरा 90 डिग्री ये एंगल होता, सॉरी हाँ 90 डिग्री आपके ट्रंक के साथ होगा, और ये 180 डिग्री होगा दोनों आर्म्स के बीच में। तो यही मेंटेन होना चाहिए जब आप बेंडिंग पोजीशन पे हो तब। ये जरूरी नहीं है कि आप टो को टच करें, आप जहां तक जा सकते हैं आप जाइए और वहां पर फिर होल्ड करिए, और आपकी नजरें जो हैं वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये जो ऊपर हाथ है इसके फिंगर्स की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिकोण आसन। इस पे जो डिस्टेंस है ये आपको यथाशक्ति रखना है, लेकिन ये जो पोस्चर है ये आपको यही रखना है। झुकना भी आपको यथाशक्ति है, लेकिन ये जो एंगल बताए, जो पोजीशन बताई आर्म्स की और बॉडी की या पेल्विक रीजन की, नीज की, वो वैसी ही होनी चाहिए। तो इसमें जो है कौन कौन सी लोगों को नहीं करना चाहिए,
तो जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है या फिर एब्डोमिनल रीजन से या वेस्ट रीजन से कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, नीज में यदि कोई प्रॉब्लम है, तो उनको फिर ये नहीं करना चाहिए। और जो माइग्रेन के मरीज हैं उनको कोई भी बैलेंसिंग आसन जो है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और क्योंकि नीचे झुकते हैं तो एकदम से जो नर्व्स हैं वो उस पर फर्क पड़ता है। तो जिनको सिर दर्द है या माइग्रेन जो फ्रीक्वेंट होता है उनको फिर ये झुकने वाले आसन, नीचे की तरफ जाने वाले, ये बहुत सावधानी के साथ या तो करना चाहिए और ज़्यादा दिक्कत है तो नहीं करना चाहिए। और ब्लड प्रेशर वालों को भी ये जो हाई और लो ब्लड प्रेशर है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर आएगा, और लो ब्लड प्रेशर है तो चक्कर आने लग जाएंगे। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। लाभ कहाँ कहाँ मिलते हैं भाई? लाभ में भी बहुत, बॉडी का करीब करीब सारा ही पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। गर्दन भी है, पीठ भी है, आपकी कमर भी है और पैर भी हैं। इनकी सारे ही जो मसल्स हैं उसको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच और स्ट्रेंथनिंग मिलती है, और बैलेंसिंग भी होती है, क्योंकि आपको पूरा नीचे झुक के ऊपर देखना है ना, और पोस्चर भी मेंटेन करना है, तो बैलेंसिंग आती है। और बैलेंसिंग के लिए जो है वो आपका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम का जो है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट होता है इससे। और जो है पाचन तंत्र पे भी इसका फर्क पड़ता है। एक्स्ट्रा जो फैट है एब्डोमिनल रीजन के आसपास वो इससे खत्म होता है और फ्लेक्सिबिलिटी तो आती है इससे। फिर है परिव्रत। मैम ये वाला जो आसन है सर्वाइकल वालों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, नीचे बेंडिंग वाले कभी भी सर्वाइकल को वैसे अवॉइड करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि नेक जो है वो बेंड नहीं हो रही है। फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक इज प्रोहिबिटेड, कहते हैं उसमें कि नेक को आपको नीचे नहीं झुकाना है। तो यहाँ पर नेक नीचे नहीं झुक रही है, यदि उनको कंफर्टेबल है तो वो ही कर सकते हैं आसन। फिर है परिव्रत त्रिकोणासन। परिव्रत त्रिकोणासन में क्या है, अभी हमने वही वाला जिस साइड हम बैंड हो रहे थे वही हाथ लगाया था। इसमें अपोजिट हैंड है, आप देखो, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब ये लेफ्ट लेग जो है वो आगे है, पोजीशन ऑफ द लेग वो यही वैसी ही रहेगी। इसमें जो ये वाला पीछे वाला लेग है वो भी थोड़ा सा, जो इसके टोज हैं वो आगे की तरफ रहते हैं, और ये नी इनसाइड और टो इसके आउटसाइड रहते हैं। और जो लेग है आपने फ्रंट में रखा है उसका अपोजिट हैंड, जैसे कि यहाँ पर जो है वो लेफ्ट लेग आगे है, तो राइट हैंड जो है, राइट पाम जो है वो आउटसाइड आपको डालना है। एंगल जो है बोथ आर्म्स का 180 डिग्री वो मेंटेन करना है, बाकी पोस्चर सेम ही है। मतलब त्रिकोण तो बन रहा है पर ये परिव्रत है, अपोजिट हैंड से है, इसलिए इसको परिव्रत त्रिकोण आसन जो है वो कहा गया है। थोड़ा सा घुमाया हुआ है ना, थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट हम नहीं हुए, थोड़ा सा अपने बॉडी को हमने मोड़ा है, थोड़ा सा घुमाया है, ट्विस्ट किया है, तो इसलिए इसको परिव्रत त्रिकोण आसन जो है वो बोला गया है। इसमें भी डिस्टेंस जो है वो आपको यथाशक्ति रखना है, बेंडिंग आपको यथाशक्ति रखनी है, लेकिन नी जो है वो बैंड नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। अब ये वाला एक जो इसका वेरिएशन है उसमें ये जो फ्रंट वाली नी है ना, इसको बेंड कर लेते हैं पूरा, मतलब कि ये जो आपका लोअर लेग है ये 90 डिग्रीज टू द मैट रहता है, और ये जो थाइज हैं वो पैरेलल टू द मैट रहती है, और फिर ये आसन जो है वो करते हैं। तो डिपेंड्स कि किसकी कितनी प्रैक्टिस है, वो उस हिसाब से कर लेंगे। इसमें भी इसमें जो फ्रंट वाला आप कह रहे हैं लेग है, तो उसकी नी को क्या बेंड करना है या स्ट्रेट रखना है? इसमें स्ट्रेट रखा है, लेकिन बैंड भी एक वेरिएशन है। अच्छा, आपने किए होंगे कुछ आसन। हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ कि ये जो लेग है नी के पहले वाला, ये 90 डिग्रीज रहेगा, और ये जो थाइज हैं ये पैरेलल रहेंगी, है ना। और इसका डिस्टेंस अकॉर्डिंगली आप करेंगे, डिपेंड करता है आप कौन सा आसन कर सकते हैं उस हिसाब से। वेरिएशन इसमें देखिए थोड़ा बहुत सब में रहेगा, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं और जो उसके प्रिकॉशंस हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। मेन चीज आपको वही ध्यान में जो है वो रखना है।
ठीक है, तो इसमें जो त्रिकोण आसन में जो सावधानियां जो थी वही इसमें भी रखनी है, और जो लाभ है वो भी इसके जो है वो सेम ही है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ कहाँ इसका जो है वो फर्क पड़ेगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं तीसरा आसन जो है पार्श्व कोण आसन। पार्श्व कोण आसन भी जैसे इन्होंने बताया वैसे भी करते हैं, और नी बैंड करके जो अभी मैंने पहले बताया वैसे भी करते हैं, है ना। पाम्स को वहाँ, इसमें पाम्स को जो है अंदर की तरफ रखेंगे, जो आपका टो है, जो आपका लेग है, उसके पास ही आपको पाम अंदर की तरफ रखेंगे। और ये वाला जो नी है, जो जिस तरफ आप बैंड हो रहे हैं वो नी को भी बैंड करके भी करते हैं, वही एंगल मेंटेन करके, और इस तरह से भी करते हैं पार्श्व कोण आसन। ठीक है, इसकी भी जो बेनिफिट्स हैं और जो ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो सेम ही है जो हमारी त्रिकोणासन में थी, कि जो स्लिप डिस्क है या बीपीज है जिसको, वो सब वो जो पेशेंट्स हैं उनको ये सब काम ये आसन नहीं करने हैं। और जिसको बहुत पुराना कमर दर्द होता है ना, जो मतलब एक तरह से क्रॉनिक फॉर्म में आ गया है, तो उनको भी या तो किसी की के निर्देशन में करना चाहिए, है ना, किसी के डायरेक्शन में करना चाहिए, या फिर अवॉइड करना चाहिए। और इसमें क्योंकि नीज पे भी प्रेशर आता है, चाहे आप बेंड करें चाहे आप स्ट्रेट रखें, तो नी में यदि प्रॉब्लम है, दर्द है, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए इस आसन को, क्योंकि ये फिर और उस पर प्रेशर जो है वो डालता है। अब जिसके लिए प्रिकॉशंस हैं उन्हीं के लिए जो है, उन्हीं रोगों में ये लाभप्रद भी है। जैसे जिनको यदि नहीं है या हल्का फुल्का है, तो ये जैसे साइटिका है, गठिया है, कब्ज है, इनको, इनमें ये लाभप्रद है। मतलब यदि बहुत हल्का सा है या फिर आप पहले से ही कर रहे हैं, तो ये बीमारियां आपको नहीं होंगी, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, टखनों को और घुटनों को ये मजबूती देता है ना। हार्ट पे भी जो है वो प्रेशर आता है इसमें, क्योंकि चेस्ट को आपको अप ही रखना है। और जब भी आप नेक का प्रैक्टिस या फिर आप अपने शोल्डर का प्रैक्टिस, आर्म्स का प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके लंग्स पे और हार्ट पे आता है। तो यदि आपको कोई तकलीफ नहीं है और आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर जो है, पार्श्व कोणासन में और परिवृत्त कोणासन में क्या फर्क है? इसमें बाहर की तरफ है, देखो आप, हाथ अपोजिट हाथ है ना इसमें ये जो लेग आगे है ना, ये कौन सा लेग है? लेफ्ट लेग आगे है, ठीक है। तो और ये राइट हैंड है यहाँ पर, और लेफ्ट ऊपर है। आपको ट्विस्ट करना है इसमें बॉडी, देखो पोस्चर ही बहुत अलग है, इसमें ट्विस्ट करना है आपको बॉडी अपोजिट साइड। इसमें नहीं ट्विस्ट करना है, इसको नहीं ट्विस्ट करना है। ओके ओके, तो आप सेम सीधा सीधा बेंड होना है, सीधा हाँ, बेंड होना है लेफ्ट साइड में। हाँ, राइट साइड में अपना पैर को अलग पोजीशन देना है। पार्श्व कोणासन, परिवृत्त त्रिकोणासन। ओके, हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आसन है वीर आसन। ये वीर आसन जो है, ये वीरों का पोस्चर इसको बोलते हैं। जो वीर, जो योद्धा लोग होते थे, बहादुर साहसी, उनके द्वारा किया जाने वाला ये आसन है, इसलिए इसको वीर आसन जो है कहा। ये उनकी मतलब वीरता को प्रदर्शित करता है, उनके कॉन्फिडेंस को शो करता है ये। तो इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए वज्र आसन में पहले आपको बैठ जाना है घुटने मोड़कर, और फिर दाएं पैर को पहले आपको बाहर निकाल कर और बाएं घुटने के पास में इस पंजे को रखना है। और उसके बाद में दाएं हाथ की जो आपकी कोहनी है, जो एल्बो है, वो दाएं पैर के घुटने पर रख के, और जो आपका पाम है उस पे आपको आपकी जो है ये चिन को आपको लगाना है। और जो बायां हाथ है वो बाएं पैर के घुटने पर कुछ देर के लिए रखेंगे। आप इसी क्रम को अपोजिट भी करेंगे, दूसरे लेग से चेंज करके भी करेंगे। तो इसमें जो घुटनों पे बहुत ज्यादा जो जैसे ये हाथ रखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा बॉडी वेट इन्होंने इस पे डाल रखा है। बहुत हल्के से सिर्फ उसको रेस्ट देना है ना। बॉडी वेट आपको पीछे अपने हिप्स पे ही रखना है, अपना पूरा जो स्टेबिलिटी वहीं से आपको मेंटेन करनी है उसकी।
और कंधा और घुटना जो है इससे मजबूत होता है। और जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसीज हैं उनको जो है वो ये दूर करता है। साथ साथ में क्योंकि वज्रासन है, आधा वज्रासन है ये, तो वज्र नाड़ी पे भी इसका फर्क होता है, तो पाचन शक्ति भी ये जो है वो बढ़ाता है। ये आसन जो है बेसिकली आप में एक क्या कहना चाहिए, धैर्यता, एक पेशेंस और दृढ़ता जो है वो लाता है, एक आपकी सहन शक्ति को ये जो है वो बढ़ाता है। तो इसलिए इसको वीरासन बोला गया है। और संपूर्ण जो आपका बॉडी पोस्चर है वो आप देखिए एकदम स्ट्रेट है, आपका स्पाइन, सर्वाइकल सारा स्ट्रेट है ना। हाथों की दोनों की अलग अलग पोस्चर हैं, नीज के दो अलग अलग पोस्चर हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से स्ट्रेंथनिंग जो है, एक स्टेबिलिटी जो है वो देता है। अब इसके बाद में हमारे जो आसन हैं वो इसके बाद सिटिंग पोस्चर्स ही हैं, तो हम करें या टाइम तो हो गया है वैसे? कल थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, हमारे 2-3 क्लासेस हो गई हैं, तो 2-4 आसन और कर लें। आपके पास टाइम है आप लोगों के पास? कर सकते हैं। वही तो नहीं है आजकल। कर सकते हैं, सुनाई दिया मुझे। मैम तो आज कर सकते हैं। 8 बजे से बैठे हैं, 4 घंटे हो गए। हाँ जी 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए, तब तो फिर आपके दिमाग ब्रेक में मिल गया ना 10 मिनट का, 10-15 मिनट का ब्रेक तो मिल गया 10 मिनट रेस्ट में मैम जल्दी जल्दी काम करने पड़े हैं, आराम नहीं मिला है। चलिए ठीक है, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ना इसको आप थोड़ा सा जो मैं बोल रही हूँ वो पॉइंट्स में नोट करते रहेंगे तो इजी रहेगा आपको। वैसे आप लोगों ने सारे आसन किए हैं, है ना, आपको पता है इनके बारे में, लेकिन फिर भी एक एक दो पॉइंट में नाम और ये सब चीजें आप लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन आंसर्स और ये सब होंगे तो रिवाइज करने में आपको इजी पड़ेगा ये। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी? मैम जो इससे पहले वाला आसन था ना, ये वाला, ये उनको नहीं करेंगे ना, वीरासन, जिनको नी प्रॉब्लम हो गई आई हाँ थिंक, ऑब्वियसली वो वज्रासन नहीं में करेंगे। बैठ ही नहीं सकते ना, जहाँ हाँ पर भी जी। नी में प्रेशर आए वो आसन वो लोग नहीं करेंगे, जिनको कि ये जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, खासकर नी प्रॉब्लम है, वो लोग इसको नहीं करेंगे। और मैम जिनको आई थिंक जैसे डिप्रेशन या नेगेटिविटी हो, तो वो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है ना ये आसन, वो कर हाँ सकते हैं ये। वो कर सकते हैं, बिल्कुल हम्म, करना चाहिए। चलिए ओके, ठीक थैंक यू मैम। डिप्रेशन लोग कर सकते हैं ना? हाँ हाँ वीरासन? कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओके।